हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। कल हम लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो छठा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग उसका थ्योरी देखे थे। आज भी हम लोग थ्योरी पार्ट को ही डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी के बाद कल से आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिकल बनाना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी जानना जरूरी होगा। बिना थ्योरी जाने आप किसी भी प्रैक्टिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर मैं मानव शरीर के रक्त से तुलना करूं थ्योरी का तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए थ्योरी रक्त का ज़रूरत होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए वैसे आप रट लेंगे, याद कर लेंगे तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी का सवाल नहीं बन सकता। तो मैं आशा करता हूं आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं और एक एक थ्योरी को ध्यान से पढ़ रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं, जुड़े हैं, अगर वो थ्योरी नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो देख लें। फिर इस वीडियो को देखिएगा और कल फिर मिलेंगे लाइव में ऑन बोर्ड, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। उन्हें भी अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको भी अच्छा लगेगा, बस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिए, अभी नहीं लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगेगा मेरा प्रयास तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ठेका के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ठेका दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग ठेका के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए हम लोग ने जाना था पिछले वीडियो में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन आइटम्स डेबिट होगा और कौन कौन आइटम्स क्रेडिट होगा, ठीक है। तो क्रेडिट वाला जो मैं बताया, डेबिट वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है तो डिफरेंस हो जाएगा क्रेडिट साइड के आइटम्स में, ठीक है ना। तो कल जो डिस्कस किए थे, कल जो हम लोगों ने देखा था, वो सभी के सभी जो क्रेडिट का आइटम्स था वो सब कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तब का था। आज मैं बताने वाला हूं उन सभी आइटम्स को जो क्रेडिट होगा ठेका अपूर्ण के दशा में, ठीक है। तो सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट चीज है वर्क इन प्रोग्रेस, चालू कार्य। तो सबसे पहले जानते हैं जो चालू कार्य होता क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, वर्क यानी कि काम क्या है, तो प्रगति पर है, काम प्रगति पर है, यानी कि काम ना तो पूरा का पूरा फ्रेश है, ना तो रुका हुआ है और ना ही खत्म हो चुका है, यानी कि कार्य जो है ना प्रगति पर है, चल रहा है। ऐसा होता है क्या, जो ठेका का कार्य तो 1 रोज का, 2 रोज का, 10 रोज का होता नहीं है, थोड़ा ज्यादा दिन वाला भी होता है। हाँ, 2-3 महीना में, 1 माह में भी कंप्लीट हो सकता है, ऐसा भी कार्य होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो थोड़ा लंबा चलने वाला होता है, ठीक है। लेकिन हिसाब किताब रखने का एक निश्चित तिथि होता है, हम सभी लोग जानते हैं। या तो अपना हिसाब 31 दिसंबर को करते हैं या तो 31 मार्च को करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई कार्य हमने 1 जनवरी को प्रारंभ किया और वह काम 6 माह चलने वाला है, 8 माह चलने वाला है, तो 31 मार्च तो आ गया लेकिन काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है। या 1 अक्टूबर को मैंने कोई कार्य प्रारंभ किया, 1 जुलाई को कोई कार्य प्रारंभ किया और 6 माह नहीं 1 साल का काम है, तो 31 दिसंबर आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा, उस तिथि तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम तो प्रगति पर है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं जो वर्क क्या है, प्रोग्रेस में, यानी कि कार्य जो है वो चालू है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस मैं आशा करता हूं जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चालू कार्य क्या होता है, यदि ठेकेदार के वित्तीय वर्ष के अंत तक ठेका कार्य पूरा नहीं हो पाता, यानी कि वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उस तिथि तक किया गया कार्य चालू कार्य कहलाता है। काम जब से प्रारंभ किया तब से लेकर वर्ष के अंत तक, वित्तीय वर्ष के अंत तक जो कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जाता है उस कार्य को ही कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। चालू कार्य का मूल्य ठेका खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। चालू कार्य का जो मूल्य होता है वर्क इन प्रोग्रेस को ठेका खाता में क्रेडिट किया जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर बताइए, लेकिन एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को
प्रैक्टिकल में मुझे ये सब बताना ना पड़े। प्रैक्टिकल मैं एक बनाऊंगा, आप लोग 10 क्वेश्चन इजी वे में बना लेंगे, ऐसा होना चाहिए। बस आप लोग एक बार मेरा बात मान लीजिए, एक एक थ्योरी को पहले जान लीजिए, फिर देखते हैं सवाल बनाने में क्या होगा, तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चालू कार्य में निम्न को शामिल किया जाता है। चालू कार्य में क्या क्या शामिल किया जाता है वो अब हम लोग जानेंगे। पहला है प्रमाणित कार्य का मूल्य, यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित, जो कार्य क्या हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, यानी कि वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड कार्य को ही प्रमाणित कार्य कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, इजी वे में आप समझ जाएंगे। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जो कोई भी व्यक्ति जब अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहता है और एक समझौता के तो उन्हें काम करने के लिए दे देता है, जिसके पास पैसा होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति से एक बार बात करके काम दे देता है और वो व्यक्ति काम करना प्रारंभ कर देता है। तो जिसके पास पैसा होता है वो व्यक्ति खुद उस कार्य को निरीक्षण नहीं करता है, बल्कि किसी इंजीनियर या ओवरसियर को सौंप देता है, जो भाई मैंने यह काम फलाने व्यक्ति से करवा रहा हूँ, तुम बीच बीच में आके जांच करना, काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। गलत कार्य कर रहा है तो उसे रोकना और फिर से सही कार्य उनसे करवाना, ठीक है ना। तो इंजीनियर समय समय पर आकर या ओवरसियर जो है आके उस कार्य को जांचता है, परखता है। अगर लगता है जो नहीं ये जो ठेकेदार है काम सही करवा रहा है, तो उस काम का सत्यापन कर देता है, यानी कि प्रमाणित कर देता है, हाँ भाई तुमने इतना काम कंप्लीट कर लिया। तो जितना कार्य का प्रमाणित कर दिया जाता है, सत्यापित कर दिया जाता है इंजीनियर या ओवरसियर के द्वारा, उसे ही कहा जाता है प्रमाणित कार्य, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, और आप लोग लास्ट में बताइएगा जो मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर ऐसा लगेगा जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आप में बात में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने माइंड से आपके माइंड में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फिर देखूंगा अपना जो समझाने का तरीका उसे चेंज करूंगा। नहीं अगर आपको लगता है जो नहीं मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ तो फिर कोई बात नहीं, आप हमको लेकिन जरूर बता दीजिएगा कमेंट में जाके, नहीं आप कैसा समझाते हैं, ठीक है। ठेकेदार द्वारा संपन्न कराए गए कार्य का समय समय पर ठेकादाता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त इंजीनियर अथवा ओवरसीयर द्वारा निरीक्षण किया जाता है। हम लोग जानते थे कि ये रटना नहीं है, रटना से दूर भागिए, रटिए मत, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जहां भी कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे समझिए जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है ना, एक एक थ्योरी को पोस्टमार्टम करना है, यानी कि स्कैन करके अपने दिमाग में रखिए, याद मत कीजिए, रटिए मत। एक बार नहीं होगा, दूसरा बार वीडियो को देखिए, तीसरा बार वीडियो को देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को रटिए नहीं, समझिए, ठीक है ना। चलिए निरीक्षण किया जाता है, एक दो बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ठेकादाता का इंजीनियर या ओवरसियर के द्वारा, ठेकादाता का इंजीनियर किसका होता है, ठेकादाता का, ठीक है ना। ठेकादाता का इंजीनियर या ओवरसियर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, काम कौन कर रहा है, ठेकेदार। ऐसा सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखे तो देख लीजिए। ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्य को प्रमाणित किया जाता है। जो प्रमाणित कार्य कहलाता है, जितना कार्य को प्रमाणित कर देता है, जितने काम को सत्यापित कर देता है, वो प्रमाणित कार्य कहलाता है, ठीक है। इसी प्रमाणित कार्य के आधार पर ठेकादाता के द्वारा समय समय पर ठेकेदार को प्रमाणित कार्य में से कुछ राशि काटकर क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। जितना का सत्यापन कर देता है ना ओवरसियर इंजीनियर, उस काम में जितना पोर्शन हो जाता है उसमें से थोड़ा काट कर कुछ राशि बचाकर ठेकादाता के द्वारा ठेकेदारों को समय समय पर भुगतान कर देता है। और जो शेष राशि बचता है ना, जो कुछ राशि बच जाता है, उसका भुगतान भी कार्य पूरा होने पर कर ही देता है, ऐसा नहीं वो रख लेता है। देखो थोड़ा सोचना जो क्यों रख लेता है। मान के चलो अभी तक जो ठेकेदार काम किया है वो टोटल का टोटल राशि का भुगतान कर दे, तो अगर लगेगा जो आगे चल के जो ठेकेदार को जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आगे हमें लॉस हो सकता है, मान जैसे अभी कोविड का ही टाइम है तो बढ़ गया सारे मटेरियल का दाम, तो लगेगा जो नहीं अब आगे करना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, और वो काम को क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा। अगर पूरा पैसा दे दिया रहेगा, अगर कुछ पैसा सिक्योरिटी के रूप में रख लेता है तो क्या होगा, तो उन्हें लगेगा अरे मेरा पैसा वहां पे फंसा हुआ है, अगर काम को छोड़ देंगे तो फिर मेरा वो भी पैसा डूब जाएगा, तो इससे क्या होगा, तो भागेगा नहीं। एक बात, अगर मान के चलिए भाग ही गया, अगर वो भाग गया तो अपना कुछ छोड़ के गया है, अब हम किसी दूसरे ठेकेदार को अगर वो कार्ड सौंपेंगे और बोलेंगे भाई इतना पैसा तुमको मैं रिजर्व में रखा हूँ, ये तुमको दे देता हूँ, तो वो सामने वाला भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर नहीं देगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए ही वो जितना प्रमाणित कार्य होता है उसे कुछ कम ही रोककर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ जो आप सब कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आगे देखिए, जितना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, अर्थात रोक ली जाती है, उस राशि को रोकी गई राशि यानी कि रिटेंशन मनी कहते हैं, इस राशि का भी भुगतान ठेका पूरा होने पर कर ही दिया जाता है, रखा नहीं जाता, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, वर्क सर्टिफाइड हम कैसे फाइंड करें। कभी कभी होता क्या है, तो एक रेशियो दे देता है, कुछ परसेंटेज दे देता है और प्रमाणित कार्य का मूल्य डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो हम निम्न सूत्र, ये इस सूत्र के माध्यम से हम प्रमाणित कार्य निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क सर्टिफाइड बराबर कैश रिसीव्ड गुणे 100 बटा परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन दे देता है जो प्रमाणित कार्य का 80% रोकड़ प्राप्त हुआ, और रोकड़ प्राप्त कितना हुआ दे देता है, तो जितना रोकड़ दिया हुआ कितना है 80%, तो 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। कहीं कभी कभी देता है जो 3/4 प्रमाणित कार्य का 3/4 2/3 राशि प्राप्त हुआ है, तो ऐसे भी हम उस पोर्शन को जितना कैश रिसीव्ड है उसको उल्टा करके और फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और जब क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व कर देंगे, वहाँ पे समझा देंगे, एक एक बातों को दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। लेकिन अब अभी अपना इतना ही समझिए, वर्क सर्टिफाइड बराबर कैश रिसीव्ड गुणे 100 बटा परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अप्रमाणित कार्य यानी कि वर्क अनसर्टिफाइड। तो जब अगर आप प्रमाणित कार्य समझ गए हैं तो अप्रमाणित कार्य तो इजी है आपके लिए समझना। क्यों इजी है? तो जितना काम तो किया जाता है ठेकेदार के द्वारा, उनमें से कुछ भाग को छोड़कर सारे काम को तो प्रमाणित कर दिया जाता है। जितने काम को ओवरसीयर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है उसे ही बोला जाता है अप्रमाणित कार्य। ठीक है, चलो देख लें, ठेके पर किए गए कार्य का जो भाग ठेकेदार के इंजीनियर द्वारा या ओवरसीयर द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। देखिए कितना इजी है, जिस काम का काम तो किया, काम ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम किया है लेकिन काम का सत्यापन नहीं हुआ, प्रमाणित नहीं किया इंजीनियर ओवरसीयर ने, तो जितना प्रमाणित होने से छूट जाता है, बच जाता है, उसको ही बोला जाता है अप्रमाणित कार्य। ठीक है, तो ओवरसीयर द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है उसको अप्रमाणित कार्य कहते हैं। इसे वास्तविक मूल्य पर ही चालू कार्य में शामिल किया जाता है। इसे वास्तविक मूल्य पर ही चालू कार्य में शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? इंजीनियर द्वारा कार्य प्रमाणित करने के बाद, इंजीनियर द्वारा कार्य प्रमाणित करने के बाद ठेके पर जो व्यय किए जाते हैं उनका योग ही अप्रमाणित कार्य की लागत होता है। होता क्या है, मान के चलिए सब रोज तो आता नहीं है इंजीनियर, तो जब इंजीनियर प्रमाण पत्र दे देता है उसके बाद जो कोई कार्य किया जाता है तो वो तो कार्य सही है लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ है, बस प्रमाणन उनका बाकी है, तो उसको उसमें जितना एक्सपेंसेस होता है सब एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर लेंगे तो वही अप्रमाणित कार्य होगा। ध्यान से सुनिए, देखिए, क्योंकि ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको वहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करके निकालना होगा। अब जो शेष सब वही मदें क्रेडिट होगी जो ठेका पूर्ण होने पर क्रेडिट की जाती है। यानी कि पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, जो कौन कौन आइटम क्रेडिट होंगे कौन डेबिट होंगे, तो बस सेम रहेगा। बस यही दो प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य को ठेका खाता में क्रेडिट किया जाता है जब ठेका क्या हो, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण ठेका के दशा में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है, ठेके पर लाभ हानि की राशि ज्ञात करना। यानी कि ठेका पर हम लाभ हानि का निर्धारण कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, ठेके पर लाभ हानि ज्ञात करने की कितनी स्थिति हो सकती है? 3 स्थिति हो सकती है। ठेके पर लाभ हानि ज्ञात करने की 3 स्थितियां हो सकती है और कुछ नहीं। पहला स्थिति क्या है? ठेका जब पूर्ण हो, यानी कि पूर्ण ठेके पर लाभ की गणना, पूर्ण ठेके पर लाभ की गणना, प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। किस पर? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट तो समझ ही रहे हैं, जब जितना काम का दायित्व लिया रहता है ठेकेदार वो सब काम कंप्लीट कर देता है, तो ऐसे ही ठेका को पूर्ण ठेका कहा जाता है और इसमें लाभ हानि का निर्धारण करना बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि ठेका खाते के जमा पक्ष का योग, देखिए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, जितना दायित्व लिया रहता है ठेकेदार वो सब का सब वो निर्वहन कर देता है, अर्थात कार्य को पूरा कर देता है, तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इसमें लाभ हानि का निर्धारण हम कैसे करेंगे? जब काम पूरा हो चुका है तो जितना राशि खर्च होता है वो राशि और जितना पर वो काम करने के लिए एग्री होता है वो राशि, दोनों में क्या होता है? तुलना किया जाता है। अगर ठेका मूल्य अधिक हो गया तो प्रॉफिट होगा क्योंकि एक्सपेंस हुआ है। मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, कोई काम 5 लाख रुपए में ठेकेदार ने लिया और उस पर टोटल एक्सपेंस हुआ 4,20,000, तो 5 लाख पर वो कार्य करने के लिए रेडी हुआ है, एग्री हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है और उस पर एक्सपेंस आया मात्र 4,20,000, तो जो डिफरेंस है 80,000 का, यही 80,000 हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट। ठीक इसके जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, अगर 4,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो और उस पर 80,000 का एक्सपेंसेस आ जाए तो 80,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट राशि से ज्यादा देगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट
80, तो इस स्थिति में 80,000 का लॉस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कंप्लीटली समझ गए होंगे, ठीक है। यदि ठेका खाते के जमा पक्ष यानी कि क्रेडिट का योग नाम पक्ष के योग से अधिक होता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड का योग अधिक हो जाएगा डेबिट साइड के योग से, तो प्रॉफिट होगा अंतर का राशि, जो डिफरेंसेस होगा वही प्रॉफिट होगा। इसके विपरीत इसके अपोजिट में अगर डेबिट साइड का योग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लाभ हानि जो होगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। पूर्ण ठेका पर हुए लाभ हानि को सीधे लाभ एवं हानि खाता में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना। ठेका क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो देखते हैं अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना, यानी कि प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ठेका का कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में, ठेका का कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में, अपूर्ण समझ रहे हैं ना, जितना काम का दायित्व लिया है वो दायित्व अभी तक निर्वहन नहीं हुआ है, यानी कि कार्य बाकी है, अधूरा है। तो ठेका का कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में भी ठेका खाते की जमा पक्ष का योग नाम पक्ष के योग से अधिक हो सकती है, यानी कि इस स्थिति में प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि अब तक किए गए कार्य और उसकी एक्सपेंस जितना प्रमाणित हो गया है और जितना खर्च हुआ है, दोनों में जो डिफरेंसेस आएगा वो तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु यह राशि क्या होती है, वास्तविक लाभ नहीं होता है। वास्तविक लाभ क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से मैंने एक्सपेंसेस किया उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है मटेरियल ही महंगा हो जाए, लेबर ही महंगा हो जाए, तो कोई ठिकाना तो है नहीं, जो ऐसे ही लगेगा, समय के हिसाब से ये सब बदलता रहता है। तो क्या होगा, तो जिस दर से मुझे अभी प्रॉफिट मिल रहा है हो सकता है आगे चल के उसमें कमी आ जाए, तो वास्तविक लाभ की राशि नहीं होता है। तो ठेका पूर्ण होने पर इस राशि में कमी और वृद्धि होना संभव है। क्यों संभव है, अगर आपसे कोई पूछे तो जवाब दे देंगे ना, क्योंकि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, भविष्य तो गर्भ में रहता है, कोई बता नहीं सकता। इसलिए इस परिस्थिति में हुए पूर्ण लाभ को लाभ हानि खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा अपूर्ण ठेका पर उसको लाभ हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इस परिस्थिति में तब क्या किया जाता है, तो इस परिस्थिति में लाभ के कुछ भाग ही लाभ हानि में हस्तांतरित किया जाता है, कुछ भाग ही, पूरा नहीं, कुछ भाग ही लाभ हानि में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है ना। तो लाभ अब कितना, तो हम लोग जानेंगे जो किस दर पर क्या पैमाना लगाया जाएगा जिससे कि लाभ हानि को पीएल में ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो लाभ हानि को निम्न नियम से लाभ हानि खाता में हस्तांतरित किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, हमें थ्योरी बताना ना पड़े प्रैक्टिकल के टाइम, यानी कि कल, ठीक है। चलिए पहला देखिए, 3-4 बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पहला, यदि प्रमाणित कार्य समझ रहे हैं ना, वर्क सर्टिफाइड आपको बताया गया है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, प्रमाणित कार्य वर्क सर्टिफाइड ठेका मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है ना। इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 या 25%, 1/4 ही होता है, 25%, 25/100 अगर हम करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो आपको कंपैरिजन करना होगा किसमें, प्रमाणित कार्य में और ठेका मूल्य में। अगर प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 से क्या होगा, कम होगा, 25% से कम होगा, इस स्थिति में लाभ का हस्तांतरण पीएल में नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लाभ को ट्रांसफर नहीं करेंगे। माना जाता है जो प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है, ठीक है ना, बल्कि सभी राशि को क्या किया जाता है, चालू कार्य यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगर प्रमाणित कार्य, ध्यान से सुनिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यह इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि प्रमाणित कार्य यानी कि वर्क सर्टिफाइड ठेका मूल्य से 25% से कम होगा, ठेका मूल्य के 25% से कम होगा, इस स्थिति में लाभ का निर्धारण नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, तो पूरे के पूरे वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पहला परिस्थिति हो गया। दूसरा जो सिचुएशन हो सकता है वो है, यदि प्रमाणित कार्य यानी कि वर्क सर्टिफाइड ठेका मूल्य के, तो कंपैरिजन सिर्फ 2 में होगा, प्रमाणित कार्य में और ठेका मूल्य में। प्रमाणित कार्य अगर ठेका मूल्य के 1/4, ध्यान से सुनिए, 1/4 या इससे अधिक, यानी कि 25% या 25% से ऊपर, लेकिन 50% से कम, यानी कि 1/2 से कम, 25% से लेकर 50% के अंदर तक। ध्यान रखिएगा, इधर तो 25 होगा लेकिन इधर होगा
49.999%। ध्यान से देखिए, 50% नहीं होना चाहिए। कितना? 49.999%। तो इस स्थिति में कितना प्रॉफिट लेंगे? तो प्रॉफिट लेंगे टोटल प्रॉफिट गुने 1/3। टोटल प्रॉफिट जो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो अंतर होगा ना, उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। उनमें से कुछ ही भाग हम प्रॉफिट लेंगे। कितना लेंगे? इसका निर्धारण हम इस सूत्र से करेंगे। टोटल प्रॉफिट को गुना कर देंगे 1/3 से और लिखेंगे कैश रिसीव्ड बट्टा वर्क सर्टिफाइड। ठीक है ना? आपको बस एक बार देख लेना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में यह सूत्र इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बताना ना पड़े जो क्या होगा, कहाँ से आया, क्यों आया, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है? यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 या इससे अधिक हो, परंतु कितना? 1/2 से कम हो। 1/4 अगर कंप्लीटली 25% है या उससे अधिक, लेकिन 49.9999% तक यानी कि 50% नहीं होना चाहिए। तो इस सूत्र से हम प्रॉफिट निकालेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। रेस्ट जो होगा वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए, तीसरा जो है वो क्या है? यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/2 या इससे अधिक, फिर से प्रमाणित कार्य और ठेका मूल्य को देखना है, उसका कितना? 1/2 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन 9/10 से कम हो, 9/10 से कम हो। ठीक है? तो प्रॉफिट लेंगे किस हिसाब से? टोटल प्रॉफिट गुने 2/3। इस पोर्शन को ध्यान रखिए। एक तो हुआ 1/4 से नीचे होगा, प्रॉफिट लिया ही नहीं जाएगा। 1/4 या उससे अधिक परंतु 1/2 से कम हो तो इस सूत्र से प्रॉफिट लिया जाएगा। और तीसरा है 1/2 या उससे अधिक और 9/10 से कम हो तो इस सूत्र का उपयोग करके प्रॉफिट लिया जाएगा। ठीक है ना? तीसरा सिचुएशन जो होता है वो होता है लगभग पूर्ण होने पर। लगभग पूर्ण होने पर यानी कि 9/10 से ऊपर चला जाएगा ना तो वर्क सर्टिफाइड, तब इसको माना जाता है लगभग पूर्ण हो गया। तो लगभग पूर्ण होने पर लाभ की गणना कैसे करेंगे? जब ठेका का कुछ ही भाग पूरा होने से बचा है, यानी कि लगभग काम कंप्लीट होने को है, तो ऐसे ठेके पर लाभ निकालने के लिए जो कार्य बाकी रह गया है उसके व्ययों का अनुमान लगा लिया जाता है। यानी कि जितना कार्य आपको करना है उस पर होने वाले व्ययों को आप अनुमान लगा लेंगे, अनुमान लगा लिया जाता है और उन्हें अब तक हुए व्ययों में जितना व्यय हुआ है उसमें ये अनुमानित व्यय को जोड़कर कुल अनुमानित राशि को ठेका मूल्य से घटाकर, क्योंकि ठेका मूल्य तो आपको मिलने वाला है, मान के चलिए सेल्स है, अगर आप किसी वस्तु को बना के बेचते हैं तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो ठेका मूल्य वही हुआ। ठीक है ना? घटाकर पहले उस पर ठेके का अनुमानित लाभ निकाला है। अनुमानित लाभ यानी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो एक्चुअल प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि आपने जो अनुमान की लगाया है वो अनुमान में कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए इसको बोला जाता है अनुमानित लाभ। इस प्रकार निकाले गए अनुमानित लाभ में से अब तक हुए उचित लाभ की गणना निम्नलिखित सूत्रों से किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या सूत्र है। ठीक है ना? प्रॉफिट का जो फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला है। प्रॉफिट बराबर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट गुने वर्क सर्टिफाइड बट्टा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ध्यान से सुनिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट गुने वर्क सर्टिफाइड बट्टा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और दूसरा प्रॉफिट बराबर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट गुने वर्क सर्टिफाइड गुने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गुने कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड। तो अब इस सूत्र को आप देख लीजिए एक बार, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इसको ज़्यादा क्लियर से आप समझेंगे। ठीक है ना? तो मैं अभी जस्ट आप लोगों को बता दिया हूं जो यही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपूर्ण ठेका खातों का नमूना। अब देख लेते हैं स्पेसिमेन ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सीधा सीधी बताऊं, आपको पता भी होगा, थ्योरी में मैंने बताया भी था, जो डेबिट साइड में आप सभी एक्सपेंस को दिखाइएगा। ठीक है ना? ओपनिंग बैलेंस जिसका होगा और एक्सपेंसेस और लॉस आएगा इधर, और जो भी खर्चा है या क्रेडिट बैलेंस होगा वो इधर दिखाया जाएगा। एक एक आइटम्स को मैं अभी बता देता हूं। ठीक है ना? यही है फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जब बताएंगे तो ऐसे ही फॉर्मेट होगा। सबसे ऊपर में लिख देना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर और ईयर, यानी कि कब का है, नाम भी लिखा जाता है जो कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इफ अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मैंने आपको कल ही बताया था फ्रॉम जब ही लगा रहेगा आपको डेबिट में लिखना है। देखिए मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, अब यहाँ पे डिटेल्स में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं। फिर मटेरियल परचेज, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखिए फ्रॉम डेबिट हो जाएगा। स्टोर्स कंज्यूम्ड यानी कि स्टोर से जो बनाया जाता है। फिर देखिए
प्लांट के बारे में भी मैंने डिटेल्स में बताया था। प्लांट यानी कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो इसमें या डिप्रिसिएशन, तीन चीज दिखाया जाता है। डिप्रिसिएशन कब दिखाया जाएगा? इफ यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल्स में मैंने बताया था, अगर एक ही प्लांट है जो अलग अलग ठेकों पर काम करता है तो प्लांट का वैल्यू हम डेबिट नहीं करेंगे, बस उस पर जो डिप्रिसिएशन आएगा वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे उसी ही डेबिट करेंगे। अगर एक ही प्लांट है और एक ही ठेका पर काम करता है तो प्लांट का पूरा कॉस्ट हम दिखाएंगे डेबिट में और डिप्रिसिएशन घटाकर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए डायरेक्ट वेजेज और उसमें ऑटोस्टेनिंग को ऐड कर देंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देखे होंगे तो आप जान रहे हैं, जो मैंने जितना कहा वो सब का सब आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखने को मिलेगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें भी एकड़ को जोड़ देना है। फिर कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा होता है क्या, जब किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा काम आ जाता है ना तो उस काम को बांट देता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दे देता है, ऐसे ही सब कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, उसका भी कॉस्ट इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और डेबिट कैसा होगा वो देख लीजिए। प्रॉफिट ऑन मटेरियल्स और प्लांट सोल्ड, जब हम ऐसा भी, ये भी कल मैंने बताया था, अगर प्लांट को या मटेरियल को हम सोल्ड करते हैं उससे कोई प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्रेडिट क्या होगा वो देख लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, अगर इनकम्प्लीट है तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उसमें वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सबसे पहले दिखाएंगे। फिर क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग प्लांट सबको दिखाएंगे। देखिए प्लांट एट साइट या एट कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य पर, उसमें डिप्रिसिएशन घटा के जो आएगा वही दिखाएंगे। फिर प्लांट रिटर्न एट कॉस्ट, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे। मटेरियल रिटर्न, सेल ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ प्लांट, ठीक है ना। अगर मटेरियल या प्लांट का कोई लॉस होता है, चाहे थेफ्ट से हो चाहे फायर से हो, तो उसको दिखाएंगे बाय पीएल कह के, लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड या लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, ठीक है ना। या मटेरियल थेफ्ट, प्लांट थेफ्ट। फिर मटेरियल ट्रांसफर टू जैसे ही आएगा क्रेडिट हो जाएगा टू अदर कॉन्ट्रैक्ट या अदर जॉब, बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये सब क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो अभी तक जितना मैंने बताया था उससे जो बैलेंस आएगा क्रेडिट का या डेबिट का, अगर क्रेडिट अधिक होगा तो लाभ होगा, उसको बैलेंस सीडी कह के हम दिखा देंगे, ठीक है ना। इसी सीडी को हम डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस बीडी कह के दिखाएंगे और इसमें से, इस राशि में से कितना जाएगा पीएल में और कितना होगा वर्क इन प्रोग्रेस, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए ध्यान दिया जाएगा वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों में तुलना किया जाएगा। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम होगा तो प्रॉफिट जो ये दिया हुआ है नहीं होगा। अगर 1/4 या उससे अधिक 1/2 से कम होगा तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगर 1/2 या उससे ऊपर लेकिन 9/10 से कम होगा तो ये सूत्र होगा। और इस राशि में से जो ये दोनों में से जो हो घटा के जो आएगा वही होगा वर्क इन प्रोग्रेस। ये था आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। अब मैं आप लोगों को जो पूर्ण ठेका जो होगा उसका नमूना बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। और आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, कल से आप लोगों को प्रैक्टिकल सवाल मैं बताऊंगा। देखिएगा बहुत ही आसान आपको लगेगा क्योंकि आपको थ्योरी का सब कुछ नॉलेज है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस इफ अगर कोई ओपनिंग है तो, फिर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल परचेज, डेबिट में तो कोई चेंज है ही नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। क्रेडिट में क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। तो मटेरियल एट साइट, प्लांट को दिखा देंगे क्लोजिंग, फिर मटेरियल रिटर्न, सेल ऑफ प्लांट, सब कुछ जैसे था। एक वर्क इन प्रोग्रेस इसमें नहीं दिखाना है और जो भी आएगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये है पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट और ये था इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया आज कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ग्रुप में जुड़ जाइए और बने रहिए। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग, ताकि और भी स्टूडेंट्स को मदद मिल जाए। और आज कंप्लीट हो गया थ्योरी, कल से प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए ठीक है, तो बाय।